बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी बर्ड में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान में हर लम्हे, हर रोज़, हर हफ्ते नई से नई सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिसे कहते हैं परहैप्स कौम से अपना आखिरी खिताब किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि इनकी जो हुकूमत है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो गवर्नमेंट है, वो अगले महीने यानी अगस्त में निगरान हुकूमत को अपना इक़्तिदार सौंप देगी। हमारा चूँकि प्रोग्राम खारजा पॉलिसी के हवाले से है और अपने इस 14 मिनट के मुख्तसर खिताब में उन्होंने कहा कि 1.5 बरस में मौजूदा हुकूमत ने खारजा पॉलिसी के हवाले से अहम कामयाबियाँ हासिल की और खारजा पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अहम किरदार अदा किया। आज के इस प्रोग्राम में हम मवाजना करेंगे कि पिछले दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी के क्या अहदाफ रह गए थे जो इस PDM की गवर्नमेंट ने हासिल किए, ख़ास तौर पर बड़ी ताकतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, ख़ित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी के हवाले से सफारती एतबार से क्या पाकिस्तान तन्हाई में है, तन्हाई से बाहर निकल आया है, और अगर खारजा पॉलिसी कामयाब तरीन रही है तो इसके फ़वाइद पाकिस्तान को क्या पहुँचें। आइए देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या कहा। मैं सफारती सतह पर वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को भरपूर सताइश पेश करता हूँ। जी, आज के जो मेहमान हैं जो इस अहम तरीन मौजू पर यानी 1.5 बरस की खारजा पॉलिसी का बिल्कुल अमीक जायज़ा लेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। दोनों इंतहाई माहिर शख्सियात हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब 35 ईयर से ज़्यादा बैन अल-अक़वामी डिप्लोमेसी में किरदार अदा किया, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी ज़राए ब्लॉग में लिखते हैं, तज्ज़िये देते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। इनकी भी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें जनूबी एशिया के जो ज़राए ब्लॉग हैं, भारतीय ज़राए ब्लॉग हैं, उसमें बहुत पॉपुलर एनालिस्ट के तौर पे आते हैं और पाकिस्तान का मौसर दिफा करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपने यकीनी तौर पे ख़िताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 मिनट का मुख्तसर तरीन ख़िताब था और जिस तरह मैंने कहा कि हमारा मौजू ही उसमें से खारजा पॉलिसी वाला है, और इसके साथ आप दोनों माहिरीन के लिए हम ये बताएं कि हम आर्मी चीफ़ का जो स्टेटमेंट है जो गुज़िश्ता रोज़ आया दहशत गर्दी के हवाले से, उसे भी शामिल करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि क्या 14 बरस में पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की जिसका दावा वज़ीर आज़म कर रहे हैं? और अगर हम ये कहें कि बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हैं और जिस तरह कहते हैं बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात, तो फिर भारत अमेरिका मुश्तरका एलामिया में दहशत गर्दी के साथ पाकिस्तान को ना जोड़ा जाता? नजमुल साकिब साहब। अदिल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक गलत तअस्सुर पैदा होता है जब आदमी ये कहता है जी कि हमने खारजा पॉलिसी में या खारजा महाज पे हमने फलां फलां कामयाबियां हासिल कर ली। सबसे पहले तो सूरत हाल ये देखते हैं, एक लाइन में बताऊंगा कि खारजा पॉलिसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपिक्शन होती है आपके अंदरूनी सियासी और माशी हालात की। तो अगर तो अंदरूनी सियासी और मुआशी हालात अगर आप पिछले दौर में देखें जिसपे के शहबाज शरीफ साहब और PPP ने हुकूमत की है, तो वो तो हमारे सबके सामने है। तुर्रा इम्तियाज सबसे पहले खारजा पॉलिसी का शायद ये रहा कि IMF से कर्जा जो है वो अप्रूव करवा लिया है। मेरे ख्याल में ये कोई खारजा पॉलिसी की बात नहीं है, ये एक मुआशी सिलसिला था और उसमें भी बड़ी ही तगोदो के बाद, बड़ी ही मुसीबतों के बाद जो है वो कर्जा अप्रूव हुआ, जिसके के 3-4 दिन में ही असरात सारे जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। खारजा पॉलिसी में अगर तो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो वॉर ऑन टेरर थी और उसके बाद जो तालिबान का आना था, क्या उस पे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कोई हिसाब किताब बराबर कर लिए हैं? क्या अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो गई है? ये जो अभी आपने यानी जिक्र किया यूब और सुई में जो वाकयात अभी अभी पेश आए हैं, जो यूब में क्या हुआ, बिल्कुल। और अगर रूस के साथ जो 1 या 2 दफा तेल आने की बात है, क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपके ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है? या हमने कश्मीर हासिल कर लिया है, या हमने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ऐसे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं कि जिसमें हमें खदशा ना हो
कि ये जो आपकी ट्रीटी है, इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुझे ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन से लेके तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स में और फिर बायलैटरली खारजा पॉलिसी में कौन सी ऐसी चीज आई है जो कि मैं कह सकूं बहैसियत एक सिफारतकार के कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अब ये है कि हालात बुरे नहीं हुए, मेरे नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी ये है। यानी उन हालात में जो खदशात थे हमें, उसका हमारी हुकूमत ने मुकाबला किया है। बिलावल जरदारी के जो दौरे रहे अमेरिका में या एक दो और यानी मुल्कों में वो गए हैं, खासतौर पे मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तान ने सिफारतकारी की है, उसमें हम कह सकते हैं कि सिफारतकारी की वजह से, और वो सिफारतकारी में मेरा पूरा फॉरेन ऑफिस आता है, आप लोग आते हैं, चीमा साहब आते हैं, हम लोग सब ने मिल के तो जो जिस बहास पे बात हुई वहां पे पाकिस्तान का दिफा किया। अब आते हैं कि जी इस वक्त ये जो बयान आपने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई है 14 मिनट की, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से कि एक जाने वाला वजीर आजम जी कौम से खिताब करता है और बड़े अच्छे अल्फाज को उनका चुनाव करके बात करता है, ये कुछ उस किस्म की बात है। लेकिन जहां तक कि खारजा पॉलिसी की आप ओवरऑल सूरत हाल देखें तो खित्ते की सूरत हाल ले लीजिए, मिडिल ईस्ट ले लीजिए, बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात ले लीजिए, हत्ता कि सी पैक ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, उसमें भी हमें नजर आता है कि काफी सारे खदशात जो हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉटम लाइन आपको बताऊं, उसमें खारजा पॉलिसी में किसी किस्म का बढ़ावा इसलिए भी नहीं आया कि दुनिया की बड़ी ताकतें, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बड़ी ताकतें, छोटी ताकतें, वो ये वेट कर रही हैं काफी अरसे से कि इस्लामाबाद में एक ऐसी हुकूमत आए जो कि 5 साल तक हो, ताकि हमने अगर कोई एग्रीमेंट करना है, कोई बातचीत करनी है, तो उस पे जब अमल दरामद की बात आए तो ये ना हो कि जी वो तो पिछली हुकूमत ने किया था, कुछ सॉवरेन गारंटीज की बात करनी है। तो लिहाजा मुझे अभी ये पता है, बल्कि मुझे यकीन है कि कोई भी हुकूमत नेक्स्ट आती है जी उसको मजबूत होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने पांव पे खड़े होके तो खारजा पॉलिसी की बातचीत कर सके। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने पाकिस्तान के खारजा अमूर, खारजा पॉलिसी में बड़ी गहरी नज़र रखी, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे बैन-अल-अक़वामी चैनल्स पे आप इस पे तज्ज़िये भी देते रहे। पहले तो ये फरमाइए कि क्या महज चंद मुल्कों के दौरे कर लेना और इन दौरों के नतीजे में ये कह देना कि जी इससे हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई, पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल आया, क्या महज खारजा पॉलिसी की कामयाबी चंद दौरों के ऊपर मुनहसर होती है? मतीन साहब बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये, जिस तरह बैसा साहब अभी बात कर रहे थे, पहली बात तो ये कि जब ये हुकूमत बनी तो इनके लिए सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जो इमरान खान साहब ने एक एंटी यूरोप और एंटी वेस्ट नैरेटिव पाकिस्तान में क्रिएट उसे कैसे काउंटर करना है, उससे बाहर कैसे निकल। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान तो कह रहे थे मेरी हुकूमत अमेरिका ने निकाली थी, ये वो मसला था जो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए था। सो वेस्ट जानना चाह रहा था कि ये हुकूमत क्या सोच रही है, तो इन्होंने जाते ही पिछली हुकूमत का जो नैरेटिव था उसको डिस्पेल करने की कोशिश की। जो इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया हुआ था उसके बारे में अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ी और बताना पड़ा कि इस हुकूमत के लिए ज्यादातर ये जो हुकूमत है वो फ्लड्स पे जो नुकसानात हुए उस हवाले से जो डेवलपमेंट और उन पैसों के चक्कर में दुनिया में भागती थी, IMF के चक्कर में दुनिया में भागती थी, और ज्यादातर हम इस चीज में मसरूफ रहे कि ये दुनिया हमारी हेल्प करे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें कर्जा लेने में। मिडिल ईस्ट में भी हम यही कहते रहे, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी हम दोस्त ममालिक को जाके यही कहते रहे कि हमारी हेल्प करें। सो मुझे लगता है लार्जली, और इस दौरान जो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई उसको भी हम दुनिया में पेश करते रहे जाके। तो मुझे लगता है कि हमारी कोई खास मुल्क की खारजा पॉलिसी तो नहीं थी। ये 18 महीने की जो हुकूमत थी ये फायर फाइटिंग मिशन में थी। एक तो अपना इमेज कैसे बिल्ड करना है, अपनी हुकूमत को कैसे बचाना है, दूसरा पाकिस्तान का इमेज ठीक करना है, क्योंकि जो इमरान खान साहब कर गए थे हम वो नहीं है। तो लार्जली लगता यह है कि अगर ये पॉलिटिकल सेटअप जैसे बातें चल रही हैं दोबारा ये पावर में आते हैं तो पॉसिबिलिटी है ये अपनी को खारजा पॉलिसी रख सकेंगे। अदरवाइज इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो हमारे सामने है, जो इस हुकूमत की शक्ल में है। और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की खारजा पॉलिसी लेके चल रहे थे
और शहबाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग की खारजा पॉलिसी, और कोशिश ये थी कि नून लीग को किसी तरीके से भी बिलावल भुट्टो जरदारी के मामलात में इंटरफेयर करने की इजाजत ना दी जाए। इसीलिए फातमी साहब को भी जो है वो निकाल दिया एक गया। अलग से, हाँ, अलग से उनका इसीलिए पोर्टफोलियो रखा हुआ था, बिल्कुल। उनका एक पोर्टफोलियो अलग था। तो बेसिकली तो ये टग ऑफ वॉर थी। और मजे की बात ये है कि पीएमएलएन के बारे में कहा जाता है कि जवाबदेह सारी पीएमएलएन है, और जो एनवायरनमेंट, फॉरेन पॉलिसी और जो छोटी छोटी वजारतें हैं जिनका जवाबदेह कोई नहीं होना, वो पीपल्स पार्टी ने ले ली, ताकि वो दुनिया में अपनी पार्टी का इमेज उजागर कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नून लीग पे डाल दी, और अपना सीवी जो है वो भी अच्छे भला उन्होंने जो है उसको जो है उसके अंदर काफी पॉइंट्स ऐड करा लिए, बल्कि 4-5 सीवी को रिच करवा लिया, जैसे हम कहते हैं सीवी रिच हो गया। जी, यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खारजा पॉलिसी के हवाले से चंद और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि 1.5 बरस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो गवर्नमेंट थी, इसकी खारजा पॉलिसी कैसी रही। क्या इस्लामी दुनिया जो अहम तरीन मसाइल थे, चैलेंजेस थे, इससे निपटने के लिए इसमें कामयाब हुई। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब इस सारे अरसे में एक ग्लोबल इशू रहा, और वो बार बार आता रहा, कभी स्वीडन में, कभी नीदरलैंड में, और कभी डेनमार्क में। और फिर आपने देखा कि अभी जो हाल ही में ईद उल अज़हा गुजरी, उसके मौके पे स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर सरकारी सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, और अभी 3 रोज़ कबल जर्मनी में फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। ये जो इस्लामोफोबिया का इशू है, यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा चैलेंज है। OIC का हंगामी इजलास भी बुलाया गया। आप कैसे समझते हैं, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, महज रैलियाँ निकाल लेने से, चंद मुजाहरे कर लेने से, और स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को डिमार्च कर लेने से मतलब पूरा हो जाएगा, या इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस इकदाम करने होंगे? जी देखिए, इस्लामोफोबिया में तो OIC में भी बात हो गई, इस्लामोफोबिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी बात हो गई, बाकायदा तौर पे दिन मनाने की भी बात हो गई। डिप्लोमेटिकली या सिफारती तौर पे तो यही कुछ किया जा सकता है। अभी जो हालिया वाकया पेश आया है, निहायत अफसोसनाक वाकया, एकदम काबिल मजम्मत, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। मेरे साथ दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जो है वो टूटे हैं, उनमें अफसोस है, और उसमें जिस चीज को भी, और आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे नबी से जिनको मोहब्बत है, जो कुरान पाक की हुर्मत और उसकी इज्जत का ख्याल करते हैं, या उनको पता है उनकी तकलीफ हुई है। मैं कुछ अरसे से मतीन साहब इधर हूँ, जनूबी अफ्रीका में हूँ, तो दुनिया भर के साथ साथ जनूबी अफ्रीका में भी बाकायदा तौर पे, हालांकि यहाँ रैलीज निकालने पे कोई इतना ज्यादा हुकूमत वक्त अच्छा नहीं समझती, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली निकलती है, एक स्टेज बनाया जाता है, और उस पर मुकर्रीन आते हैं, और वो आके बार बार बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का या मुसलमान रियासतों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है, और उसमें सिर्फ 2 बातों की तरफ इशारा दिलवाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सिफारती तौर पे आपने कहा ना कि क्या डिमार्च कर लेने से या मरासले लिख लेने से होता है कि नहीं, ये भी जरूरी होता है। ये भी जरूरी होता है जी। वहां पे आपको बताना पड़ता है कि देखिए जी, हम इसमें खुश नहीं हैं, हम इससे नाखुश हैं, और इसको मना कीजिए। और इसी वजह से बहुत सारे ममालिक में, कनाडा समेत, और इवन आपने यानी प्रेसिडेंट पुतिन के 2-3 बयानात सुने होंगे, उसका असर होता है। दूसरा ये है कि मुझे ये पता है किसी वजह से कि अगर मैं बहैसियत मुसलमान के मुसलमान हो जाऊं जी, मैं बहैसियत मुसलमान के वो सारे काम करूं जो कि एक इस्लामिक इंसान को, एक इस्लामी इंसान को करना है, जो कि इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाता है, तो शायद इन चीजों की जरूरत ना रहे।
फिर उसमें एक आपको शरारती एलिमेंट भी नजर आएगा कि हम में से ही कुछ लोग हैं जो शरारत करते हैं और इस चीज को बढ़ावा देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी जगह पे भी कुरान पाक की बेहुरमती होती है तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, वो सारी दुनिया में फैला कौन रहा है। लिहाजा इस्लामोफोबिया पे इसके बाद हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए और दुनिया को ये बावर कराते रहना चाहिए कि इस तरह की शरारतें आपके अगर मुल्कों में हो रही है तो ये आपकी अपनी हुकूमतों का फर्ज है कि इसको रोकें। ये हमने नहीं रोकना, ये आपने रोकना है, क्योंकि कल को आपके मजहब पे या आपकी बातों पे भी बात हो सकती है। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आप सैकड़ों तज्जिए कर चुके हैं, इसलिए अब हम ये और पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया से कहती है कि मिल बैठें, आपस में बातचीत करें, मसाइल को हल करें, ट्रेड को ओपन करें। अरबों डॉलर का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पाकिस्तान भारत के दरमियान ट्रेड के हवाले से है। तो पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो भी ताल्लुकात को बहाल नहीं कर सकी। ये तो कोalition गवर्नमेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये अप्रोच रही है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून थी। माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बहुत से इनिशिएटिव दिए। इतनी गहरी नज़र रखने के बायस आप हमें ये बताइए और नाजरीन को बताइए कि आखिर पाक भारत ताल्लुकात में ये जो तनाव है, जो ख़ास तौर पे जिसे 4 बरस होने को हो चुके हैं, ये तनाव कब ख़त्म होगा? कोई ताल्लुकात में बहाली आएगी? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहाल होंगे, या दोनों ममालिक अपनी उसी तरह अपने सख्त मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे? देखिए मतीन साहब, पाकिस्तान का तो जारी बात है बड़ा सीधा सा मौक़िफ़ है और वो इंगेज करना चाहते हैं। इस वक्त जो भारत की सरकार है वो थोड़ी सी जारी बात है एडमेंट है, जिद में है, और वो लगता है कि जो कैबिनेट है जिसमें डॉक्टर जयशंकर हों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, ये 3-4 लोग और प्लस मोदी साहब जो हैं, ये थोड़े से हॉक्स हैं और ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। और ये इनको जारी बात है, ये प्योरली मतीन साहब, ये उनको पॉलिटिकल बेनिफिट है। और वो पता है कि एक एंटी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इंडिया के अंदर है वो बड़ी काम आ रही है। उनको पता है कि 2 चीजें हैं, एक तो इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बड़ी, और पाकिस्तान को दिखाएं कि ये वो इलाका है, ये मुल्क है जो हमसे अलहदा हुआ और हम देखें हम कहाँ पे हैं और ये कहाँ है। दोनों चीजें वो अपनी बेहतर इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैश इन कर रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को भी कैश इन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है उसको भी वो कैश कर रहे हैं। सो वो समझते हैं कि दिस इज नॉट अ राइट मोमेंट। और पाकिस्तान जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा गए, एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास में बहुत अच्छा कदम था, दुनिया ने भी सराहा। और हम कॉन्टिन्यूसली क्रिकेट को ले लें तो इंडिया जो है वो एशिया कप के देखे क्रिकेट मैच को नहीं खेलना चाहता हमारे साथ, कहते हैं श्रीलंका में आए। तो इंडिया ने एक जिद सी पकड़ी हुई है। मेरा ख्याल है इसका वक्त जो है ये कम से कम अगले 5 से 10 साल में चीजें बेहतर होने वाली हैं डॉक्टर मतीन साहब। जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एक खारजा पॉलिसी होगी, जब थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो इंडिया ऑटोमेटिकली हमसे इंगेज हो जाएगा। इंडिया को जैसे ही पता चलेगा कि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है, और इंडिया को मैं समझता हूँ ये जो बिलावल साहब का जापान का दौरा था, इसमें इंडिया को एक हिसाब से मुंह की खानी पड़ी कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं तो वो इंडिया कहता है कि दिस कंट्री स्पॉन्सर्स टेररिज्म, लेकिन ये वही जापानीज फॉरेन मिनिस्टर हैं और जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वर्किंग लंच भी होस्ट करते हैं और उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो हमें दुनिया जो है वो बड़े अच्छे से समझ गई है, और दुनिया मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी एंड प्लस शहबाज शरीफ साहब ने ये जो मैसेज दिया दुनिया को कि भारत ये जो टेररिज्म है उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एंड डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी मैसेज बड़ा अक्रॉस द वर्ल्ड जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे देखना है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भारत के हवाले से। जैसे चीजें बेहतर होंगी वो ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगी। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक नाज़रीन, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की, और क्यों अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर यानी पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी के हमले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जब हम खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें एक अहम जो एलिमेंट है वो काउंटर टेररिज्म का है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जो इस वक्त दहशत गर्दी को कन्फ्रंट ना कर रहा हो और उसका मुकाबला ना कर रहा हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का विज़िट किया और इस विज़िट में उन्होंने इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया कि अफ़गानिस्तान से तालिबान के जो हमले हैं, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और उसमें उन्होंने जो कहा कि अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं, ये हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं दहशत गर्दों के अफ़गानिस्तान में महफूज ठिकानों पर, और हम तवक्को रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की निगरान हुकूमत जो है वो इस अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये दौरा मुकम्मल करते ही बलूचिस्तान का आर्मी चीफ ईरान के दौरे पर चले गए हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान क्या सिक्योरिटी के मामलात हैं, किन चीज़ों पे बात होगी। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, दहशत गर्दी का ये मुद्दा और ये इशू गंभीर होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो TTP के बढ़ते हुए हमले हैं और आर्मी चीफ का स्टेटमेंट मैंने उसका इख्तिसार के साथ पढ़ के आपको सुनाया। तो क्या ये अफ़गान तालिबान और ये निगरान हुकूमत इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? मुझे मतीन साहब वो वक्त भी याद है जब के तालिबान आए, उस एक फेटफुल अगस्त में काबुल पे उनका तसल्लुत कायम हुआ, और बहुत सारी बातों के साथ साथ एक वादा उन्होंने हमारे साथ किया कि TTP के साथ मुज़ाकरात में वो हमारा साथ देंगे और कुछ ऐसे हालात क्रिएट करेंगे जिसमें के वो पाकिस्तान पे आके यानी हमले वगैरह ना कर सके, दहशत गर्दी की कार्रवाइयां ना कर सके। एक वो चीज जो कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि एक वक्त आया जब उन्होंने कहा जी कि आप डायरेक्टली उनसे बात करें, और दरियासला जो है वो हमें खासा नुकसान हुआ, कई किस्म की दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयां हुई। हमने अफगान तालिबान के ऊपर भरोसा किया जी, कि वो हमारा हमारी साथ मदद देंगे। करेंगे, जी जितना कि उन्होंने वादा किया। दूसरा इसका एंगल है कि जो दोहा पार्लेस हुए थे उसमें भी ये था कि तालिबान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो अपनी जमीन को, अपनी सरजमीन को किसी भी और मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल। होने देगी, बिल्कुल। आप देखिए कि उनकी जो वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ट्रेड में मदद देते हैं, उनको कोई मुसीबत पड़े तो हम मौजूद होते हैं। उसके बदले में हमें ये मिलता है कि हमारे चार्ज डे अफेयर पे उसके अपने घर में और यानी उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल। और फिर अब जब आपने जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया कि उन्होंने योग के इस वाक्य पे और सुई के इस वाक्य पे, जिसमें आपको और आपके जी नाजरीन को बताऊं कि एक खातून भी शहीद हुई है जिनका के कोई ताल्लुक किसी किस्म का किसी यानी चीज के साथ नहीं था, तो वो फायरिंग में उनको भी हलाक कर दिया गया है। अब ये है कि आसिम मुनीर साहब जब चीफ बने थे जी तो उन्होंने, उनका एक बयान मुझे याद है जिसपे मेरा दिल बड़ा खुश हुआ था, सीना चौड़ा हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि हम दहशत गर्दों के घरों में जाके घरों में उनसे जाके मारेंगे, निपटेंगे, बिल्कुल। घरों में जाके मारेंगे और इसका कला कमा करेंगे। मुझे लगता है मतीन साहब के इस तरह के वाकयात जो बढ़ रहे हैं, अफगान हुकूमत ने हाथ ऊपर उठा लिए हैं। अब हमारी अपनी सलामती की बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब सिर्फ और सिर्फ, जहां तक दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई का ताल्लुक है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपना आप देखना है, अपनी सिक्योरिटी देखनी है, अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत किस तरह करनी है। और इस सिलसिले में किसी किस्म का भी कोई इकदाम हमारी अस्करी ताकत से है या सियासी ताकतों से है या हुकूमत वक्त से है, तो अब वक्त काफी गुजर चुका है, पुलों से पानी गुजर चुका है, मेरे तो सर के ऊपर से पानी गुजर गया है। और अब फैसला कुन कार्रवाई का वक्त है, बिल्कुल। फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है और वो काइंडली कीजिए। जी, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये महज तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इनके ठिकाने, इसके पीछे इंडिया है? जिस तरह हमारे तो मौक़िफ़ ही है कि वहाँ पर इंडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा है, और अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो अफ़गान तालिबान इन्हें क्यों नहीं रोक रहे? या इसके पीछे कुछ और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं? चूँकि ये टेररिज्म का इशू बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी पारा चिनार में आपने देखा कमोबेश 2 हफ्ते तक एक खूनरेज़ फसाद
और जंग वहाँ पे रही और उसमें भी टीटीपी वाले हमलावर थे। तो हाउ टू टैकल दिस राइजिंग टेररिज्म, इसमें क्या हमें क्या कोई नई इसको अपनी देखिए पॉलिसी को रिवाइज करना होगा, क्या करना होगा डॉक्टर साहब? देखिए मतीन साहब, बात तो ये है कि जी। जो जी जी मतीन साहब जी मतीन साहब, देखिए इसमें बात तो ये है कि इसमें पार्लियामेंट को रोल प्ले करना, और जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, उसमें वो साइलेंट बैठी हुई है। उसे ओनरशिप वो लेनी है, फैसला मतलब करे उसे वंस फॉर ऑल। ओनरशिप लेनी है। जी। और देखें, पार्लियामेंट एंड फॉरेन ऑफिस, और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि जो पार्लियामेंट एंड फॉरेन ऑफिस और जो बात करते हैं उसको ओवर रूल भी ना किया जाए। होता यह है कि जब हम ओवर रूल कर देते हैं अपने ही अदारों को और अपनी पार्लियामेंट को, उनसे पूछते नहीं है उनको, वो जो उनका जायज कानूनी जो हक होता है अपने अदारों का, सियासी अदारों का, जब उसको हम ओवर रूल कर देते हैं, एक तो मसला वो पैदा होता है, फिर अवाम ओनरशिप नहीं लेती। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स तो ओनरशिप लेते हो। आपको याद हो कि पिछली ये जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की अफगानिस्तान के हवाले से मीटिंग भी हुई, उसमें पिछली हुकूमत का जो डायलॉग था टीटीपी के साथ और उनको मेन स्ट्रीम करना, उनको पाकिस्तान में लाना, उसको कंडेम किया गया और कहा गया कि ये बड़ा गलत अमल था। तो हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सियासी लोग और अदारों जी। में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं। एक ग्रुप आता है, वो कहता है जी बात करनी चाहिए, दूसरा ग्रुप आता है वो कहता है नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये बड़ा क्रिटिकल मौका है। मतीन हैदर साहब, अब हमारे जी। पास कोई चांस नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। कोई हमें चॉइस अमेरिका नहीं ने है। F-16 दिए थे। हाँ, हमें अमेरिका ने दिए F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए। आप जाके देखें वो काउंटर बिल्कुल। टेररिज्म कहाँ पे होना है, वो हमने पाकिस्तान में तो नहीं मारने ना। तो आज हमें इस चीज को समझना है कि हमने क्या करना है, हमने क्या क्या। और अगर आपको याद हो ख्वाजा आसिफ का बयान, जी। मतीन साहब, आज नहीं तो कल आपको टीटीपी की हाइडआउट्स पे हमले करने पड़ेंगे, या आपको ड्रोन मारने पड़ेंगे, F-16 करने पड़ेंगे। अच्छा, हम क्विकली ये हिचकिचा रहे बताएं हैं। कि ख्वाजा क्या आसिफ ने क्या कहा हम सरहद पार टीटीपी के ठिकानों पे कार्रवाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते मतीन साहब? हॉट परसूट किसे कहते हैं? वो जी। यहाँ पे बैठ के वो हम 50-60 लाख अफगानियों को होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं। और हम और फिर वो कहते हैं टीटीपी। अभी सुहेल शाहीन ने अगले दिन टीआरटी को इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो टीटीपी वो अफगानिस्तान में तो नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। हम उनके लिए ओवैसी की कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, हम उनके लिए दुनिया से जाके बातें सुनते हैं, हम उनके वो हमारा सारा हेल्थ सेक्टर जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सारे अफगानी जो है बैठे हुए हैं हमारे। अब क्या क्या बातें करें? तो मुझे लग रहा है हम हिचकिचा रहे हैं, हमसे वो एक्शन ही नहीं हो रहा, हम डर रहे हैं, हमें खौफ है कि वो हमारे नेबर हैं। हमने 50 साल की जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें उसका डर है। हमारी तो अपनी पहचान चली गई अफगानिस्तान के मसले में। जी। पहले हम जाने जाते थे जी कि यहाँ पे तालिबान बने हैं, पाकिस्तान ने बनाए हैं, फिर हमें अमेरिका के इत्तेहादी बने उनको खत्म करने के लिए। हमारी अपनी पहचान भी खत्म हो रही। मौका ये है कि रियासत और सियासतदान मिलकर फैसले करें और एक किसी चीज पे आके खड़े हो जाएं। नजमुल साकिब साहब, 20 सेकेंड्स वे फॉरवर्ड, पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का इख्तितामिया क्या करना है? क्या इन्होंने जो बात की हमने भी वही करना है कि हमने सरहद पार जाके कार्रवाई करनी है, उसी से मसला हल होगा? मैं इस वक्त में पूरी तरह से नहीं हूं कि एकदम से अफगानिस्तान में हमला कर दिया जाए, लेकिन चीमा साहब के पॉइंट जो है वो सारे के सारे वैलिड हैं, बहुत वैलिड है। करना क्या है, 20 सेकंड की बात की है। देखिए, सबसे पहले आपने अपना बावर्ची खाना दुरुस्त करना है। और मैं आपके जीटीवी के इस फोरम पे कई बारहा कह चुका हूं, आप बातें कर लीजिए जितनी मर्जी बातें करनी है, पॉलिसी ले आइए। बातें करनी, अगर तकरीरें करने से कश्मीर मिलता तो नजमुल साकिब अब तक ले चुका होता। आपने अपना बावर्ची खाना ठीक करना है, पहले अपनी इकोनॉमी सही करनी है। बिल्कुल करना है। जब आपकी पार्लियामेंट, फॉरेन ऑफिस और बाकी इदारे, अस्करी इदारे सारे एक साथ मिलकर बैठेंगे और सिर्फ के दिल से पाकिस्तान का सोचेंगे, कोई सियासी पार्टी अपने सियासी मफाद नहीं सोचेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इकोनॉमिक्स ठीक हो, बावर्ची खाना ठीक हो, सारे स्टेक होल्डर्स एक हों, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे और ये सारे मसाइल जो हैं एक करके हल ना हो। जी बिल्कुल। नाजरीन, पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और दहशतगर्दी से पाक करने के लिए, कामयाब खारजा पॉलिसी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में
माशी और सियासी इस्तेहकाम अज़ हद ज़रूरी है और इसके लिए एक मुकम्मल इत्तेफाक राय होना चाहिए। एक मुकम्मल इत्तेफाक राय के साथ एक दस्तावेज़ तैयार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और इंतहाई अहम मौजू पर आपने अपने ख़यालात नाजरीन तक पहुँचाए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आज मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।